हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को 3.12 एनसीईआरटी। ये सारी जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड है, चाहे इसमें क्वांटिटेटिव पार्ट हो या क्वालिटेटिव पार्ट हो। तो अभी हम क्वांटिटेटिव पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, कितने चार्ज की ज़रूरत होगी इन रिडक्शंस के लिए। तो यहाँ तो सीधा सीधा हमें सॉल्व करना है। जैसे पहला पार्ट है एल्यूमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम बना रहे हैं। कितना मोल है हमारे पास? 1 मोल है, तो प्रोडक्ट में 1 मोल लगेगा। कितने मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको? 3 मोल। और 3 मोल का मतलब हो गया हमारे पास 3 फैराडे, या फिर 3 × 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब मल्टीप्लाई करें तो आपको वैल्यू आएगी 289,500 कूलम्ब। बस इतना सा पार्ट है इसका करने के लिए। सेकंड पार्ट में देखें तो क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बना रहा है। ये 1 मोल, तो यहाँ भी 1 मोल मिल जाएगा आपको। और इलेक्ट्रॉन्स 2 मोल लगेंगे। 2 मोल का मतलब हो गया कितने फैराडे? 2 फैराडे, मतलब 2 × 96500 कूलम्ब। और 2 × 96500 कूलम्ब को मल्टीप्लाई करें तो 193,000 कूलम्ब। दैट्स इट। और थर्ड पार्ट पर आए, एलएसएस। बस ज़बरदस्त, हमें सब्सक्राइबर मिलने चाहिए, लाइक शेयर होना चाहिए। और अब हमने अपना ऐप भी डिज़ाइन कर लिया है। ऐप भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। ठीक है, एलएसएस करते रहिए। हमारी मेहनत और आप लोगों की मेहनत दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप मेहनत करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी एनर्जी मिलती रहेगी, हम भी काम करते रहेंगे। और MnO4 नेगेटिव से अब बन रहा है हमारे पास Mn+2। ये रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और इधर है +2, यानी कितने मोल इलेक्ट्रॉन का गेन किया गया होगा? यहाँ गेन किया गया होगा 5 इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ भी आपको लिख दिया है 1 मोल। तो ये अगर 1 मोल है तो नेचुरली ये आपके पास कितने होंगे? 5 मोल। 5 मोल का मतलब फिर से 5 फैराडे, और 5 फैराडे मतलब हो गया 5 × 96500 कूलम्ब। मल्टीप्लाई कर दीजिए 96500 × 5, तो ये हो जाएगा 482500 कूलम्ब। दैट्स इट। इतना सिंपल सा पार्ट था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। अब आपको यहाँ कूलम्ब में आंसर नहीं करना है, यहाँ क्वेश्चन ही कहता है फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। तो पहला पार्ट करते हैं और उसी का रिप्लिका है, उसी के जैसा ही है हमारा सेकंड पार्ट। अब हमें यहाँ पर वैसे कैल्शियम का एटॉमिक वेट मालूम होना चाहिए, एल्यूमिनियम का भी एटॉमिक वेट मालूम होना चाहिए, तभी हम 20 ग्राम और 40 ग्राम एल्यूमिनियम को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। मोल्टन हो गया तो कैल्शियम 2+ + 2Cl नेगेटिव हो गया। कैथोड पर जाएगा कैल्शियम +2 आयन बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम। तो आपको यहाँ 2 फैराडे चार्ज की ज़रूरत है अगर हम 40 ग्राम यानी 1 मोल लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है 20 ग्राम यानी आधा ही डिपॉजिट करना है, तो फैराडे भी कितने चाहिए? हाफ, यानी 1 फैराडे चाहिए, यानी 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज चाहिए। सिंपल। ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। और अगर हम सेकंड पार्ट पर पहुंच जाएं, ये रहा सेकंड पार्ट। इसमें है हमारे पास एल्यूमिनियम 3+, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्यूमिनियम मेटल में डिपॉजिट हो जाएगा। जैसा अभी बताया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल। और 1 मोल के डिपोजिशन के लिए आपको 3 मोल या 3 फैराडे की ज़रूरत है।
तो 3 फैराडे से आप 27 ग्राम का डिपोजिशन करते हैं, लेकिन यहाँ तो कितना डिपोजिशन कराने के लिए कहा गया है, 40 ग्राम। तो हम यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं, दैट 27 ग्राम of aluminium required 3 Faraday of charge. तो 40 ग्राम of aluminium required 3 by 27 into 40 Faraday. सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आता है 4.44 Faraday. इतना चार्ज चाहिए, सिंपल। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, बहुत आसान है। चलें नेक्स्ट पेज पर, पूछ ले, हो गया सब काम। क्वेश्चन बना रहे हैं ना, बेटा बनाते रहो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम, इस बार कूलम में बताना है आपको, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड इनटू फेरिक ऑक्साइड। तो अगर हम रिएक्शन को देखें, ऑक्सीडेशन करना है। अब ऑक्सीडेशन करना है तो हमारे पास वाटर में ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस है, और इलेक्ट्रॉन लॉस है तो हमारे पास ये वाटर कन्वर्टेड होगा O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 हो गया। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्साइड का, -2 से 0 में चला गया, और कहा है कि क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन ये पार्ट है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें 2 मोल थे वाटर, कितने फैराडे चार्ज की ज़रूरत पड़ी आपको, 4 फैराडे। तो 1 मोल के लिए कितने चार्ज चाहिए आपको, 2 फैराडे, और 2 फैराडे का मतलब हो गया आपके पास, कूलम में पूछा है, 2 × 96500 कूलम, इतना आपको चाहिए, ठीक है। समझ आया, दिमाग में गया, बैठ गया दिमाग में। ओके, अब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ FeO, और ऑक्सीडेशन कराना है आपका। क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। तो ऑक्सीडेशन में अगर हम देखें तो FeO इज कन्वर्टेड इनटू Fe2O3, ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ये है +3, ये तो -2 यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आयरन का हुआ, ठीक है। समझ आया इतना पॉइंट। और रिएक्शन चाहे तो आप यहाँ बैलेंस करके लिख भी सकते हैं, बैलेंस करके लिखेंगे तो हम रिएक्शन को भी बता सकते हैं कि हमारे पास Fe+2 से Fe+3 मिल रहा है। ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया 1 मोल के लिए आपको कितना चाहिए, 1 मोल या 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब हो गया 96500 कूलम। इतना कूलम आपको चार्ज चाहिए। और आयरन बैलेंस करें तो यहाँ 1/2 कर देते हैं, लीजिए जी बैलेंस हो गया, तो 1 मोल ये रहा, ठीक है। समझ आया इतना पॉइंट, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब हम अगला सवाल पढ़ते हैं, ये रहा, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये रहा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग द करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट है, फॉर 20 मिनट्स। व्हाट मास ऑफ निकल विल डिपॉजिटेड एट द कैथोड, यहाँ हमें एटॉमिक मास ऑफ निकल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 58.7, आप 59 ले लीजिए अप्रॉक्सीमेशन के लिए, बट दिस वैल्यू इज़ गिवन टू यू, विल बी गिवन टू यू इन द एग्जामिनेशन, डोंट वरी। तो अब हम क्या करें, हमारे पास है निकल नाइट्रेट Ni+2 + NO3 नेगेटिव, ये है जी, और आपने कितना करंट गिवन, ये हो गया, कितना करंट पास किया है, 5 एम्पियर का, कितनी देर के लिए पास किया है, 20 मिनट्स, जिसको हम 20 × 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। व्हाट मास ऑफ, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ, आपको
फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मास, मास निकालना है, मास ऑफ निकल, कितना डिपॉजिट होगा। तो अब अगर हम यहाँ सॉल्यूशन देखें तो फैराडे का फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं। फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है, W इज इक्वल्स टू आई टी ई बाई 96500, ऐसे लिख लीजिए, राइट। और 96500 अगर हम यूज़ करते हैं, E यूज़ करते हैं, T और I, तो वेट इन ग्राम आपको मिल जाएगा। इसके लिए हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए निकल का। इक्विवेलेंट वेट के लिए आपने निकल +2 को 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराए और निकल में बदल दिया। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट वेट हो गया हमारे पास एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। और जब ये निकल आयन से निकल बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। तो एटॉमिक वेट कितना हो गया हमारा 58.7 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी कितनी हो गई 2। तो हमारे पास सब वैल्यूज़ आ गई। आई भी गिवन है, टी भी गिवन है, ई हमने निकाल लिया 96500 कांस्टेंट है। तो वेट इन ग्राम कैसे निकालें? वेट इन ग्राम हो गया आई है 5 एम्पियर, टी है 20 × 60 इंटू ई हो गया 58.7/2 डिवाइड बाई 96500, ये वैल्यू आ गई। सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 1.83 ग्राम, इतनी वैल्यू आती है। इतना इलेक्ट्रोलाइट, इतना निकल आयन निकल मेटल में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? ओके, चाहे हम इसको एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या लिया, निकल +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू द निकल। अब आपको यहाँ कितने फैराडे चार्ज चाहिए? 2 फैराडे। 2 फैराडे चार्ज से कितना निकल डिपॉजिट होगा? 1 मोल। 1 मोल का मतलब हो गया हमारे पास कितना 58.7 ग्राम, इतना डिपॉजिट हो गया, राइट। 2 फैराडे हो गया आपके पास 2 × 96500 कूलम, इतना। समझ आ रहा है इतना पॉइंट? तो अब आपको निकालना है कि हमारे पास चार्ज अब कितना है। चार्ज जो प्रोवाइड किया है वो किया है I × T, Q = IT से। I हो गया 5, T हो गया 20 × 60, तो ये हो गया हमारे पास 6000 कूलम। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास अगर 2 × 96500 कूलम से 58.7 ग्राम डिपॉजिट होता है, ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट होता है, तो हमने तो इतना ही सप्लाई किया है। तो 6000 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा? 58.7 डिवाइड बाई 2 × 96500 इंटू 58.7। एक्सप्रेशन तो वही आया जो पहले आया था, इंटू, क्या बात है भाई, हम एरर क्यों कर रहे हैं, इंटू, कोई बात नहीं, 6000 ग्राम। तो लीजिए जी, अब भी सॉल्व करें तो सेम आंसर आएगा 1.83 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। तो इन दो में से आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, LSS भूल गए? LSS लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एनर्जी देते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत कम टाइम रह गया आपके बोर्ड एग्ज़ाम का, राइट। और हम आपको NCERT पूरा करा कर ही मानेंगे, उससे पहले तो हम दम नहीं लेंगे और ना ही आपको लेने देंगे जब तक हमारे पूरे सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। हमें तो सब्सक्राइबर बढ़ाने ही है और इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और वो हमारी मेहनत आप पर डिपेंडेंट है भाई। आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, आपको भी बेनिफिट है और हमें तो नेचुरली है ही। तो इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। ये लीजिए जी, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ABC containing solution zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series। फैराडे सेकंड लॉ की तरफ जा रहा है ये क्वेश्चन, राइट।
A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode in cell B. B में ये था ना. Then how long did the current flow? ओके कितनी देर के लिए करंट फ्लो होगा. What mass of copper and zinc will deposited? तो ये एक हमारे पास लंबा सा क्वेश्चन हो गया. कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, कितना जिंक डिपॉजिट होगा, ये सवाल आ गया हमारे पास. फैराडे का सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें सीरीज़ में लगा दिए तो चार्ज सेम होगा. तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन है जी जिंक आयन जिसका आपने डिपॉजिशन कराना है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराकर जिंक मेटल में. और दूसरा क्या है, Ag प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सिल्वर मेटल में डिपॉजिट होगा. कॉपर प्लस 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर मेटल में डिपॉजिट होगा. कितना करंट आपने फ्लो कराया है, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर. और इससे वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन ग्राम इज इक्वल टू 1.45 ग्राम. तो सबसे पहले आपको बताना है कितना करंट, यानी फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कितनी देर के लिए, यानी टाइम निकालना है. और क्या करना है, वेट इन ग्राम ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपॉजिटेड, ये करना है. ठीक है, समझ आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं. तो जी अब अगर हम यहाँ से आते हैं तो हमें कितने फैराडे चार्ज चाहिए, 1 फैराडे चार्ज चाहिए. इसके लिए आपको कॉपर का एटॉमिक वेट चाहिए, वो होता है 63.5. जिंक का एटॉमिक वेट चाहिए, वो होता है 65.3. और सिल्वर का एटॉमिक वेट चाहिए, वो होता है 108. ठीक है, समझ आया इतना पॉइंट. आपने कितना चार्ज सप्लाई किया है, कितनी देर के लिए सप्लाई किया है, ये सब हमें वैल्यूज़ चाहिए. तो आप चाहें तो W इज इक्वल्स टू ITE बाई 96500 को लगा दीजिए. सिल्वर के लिए, सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ है, 1.45. कितना करंट पास कर रहे थे हम, 1.5. कितना टाइम था, यही निकालना है, वो भी सेकंड्स में आएगा. इक्विवेलेंट वेट हो गया इसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय द वैलेंसी फैक्टर, वो है 1. एक चार्ज है 96500 इंटू, तो सीधा सीधा यहाँ से T निकल आएगा बेटा. T आएगा आपके पास लगभग 863.7 सेकेंड्स. और इसकी वैल्यू अगर हम मिनट में निकालें तो 14 मिनट 24 सेकेंड. ठीक है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं, समझ आ रहा है इतना. अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक लाइन लगा देते हैं जिससे कि हम दूसरी वैल्यूज़ को निकाल सकें. अब आपको देखना है कि आपने टोटल चार्ज कितना सप्लाई किया था, टोटल चार्ज कितना सप्लाई किया. तो यहाँ से आपके पास टाइम भी है, ये रहा, और ये रहा करंट. तो Q इज इक्वल्स टू IT से आपको चार्ज मिल जाएगा. और जितना चार्ज आपने सिल्वर को दिया है, सिल्वर आयन को दिया है, उतना ही चार्ज आप कॉपर आयन को भी देंगे, उतना ही चार्ज आप जिंक आयन को भी देंगे. ठीक हो गई बात. तो अब देखो हमारे पास चार्ज कितना है, चार्ज जो हमने सप्लाई किया वो है I इंटू टी. I कितना है हमारे पास, 1.5 एम्पियर. और T कितना था, 863.7 सेकेंड्स. सॉल्व करें तो 1295.6 कूलम इतना चार्ज आएगा, यानी इतना चार्ज आप सबको सप्लाई कर रहे हैं. अब अगर हम पहले कॉपर लें तो कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू द कॉपर मेटल. आपको यहाँ 2 फैराडे, मतलब हो गया हमारे पास 96500 इंटू 2 कूलम से कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल, यानी 63.5 ग्राम. समझ आ रहा है इतना. लेकिन चार्ज हमने कितना सप्लाई किया, 1295.6 कूलम, इतना सप्लाई किया है. तो कितना डिपॉजिट होगा, 63.5 बाई 96500 इंटू 2 इंटू 1295.6. ई का है बे, हाँ ये लीजिए, ये आ गया इतने ग्राम. और सॉल्व कर लीजिए इसको. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर आएगा 0.426 ग्राम.
ठीक है, तो इस चार्ज को ज़रा दिमाग में रखिए और अगले पेज की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि अब हमें निकालना है जिंक कितना डिपॉजिट होगा। और ये रहा हमारे पास जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू द जिंक मेटल। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 2 फेराडे दिया है। 2 फेराडे का मतलब फिर से वही हो गया 96500 इंटू 2 कूलम। जिंक कितना डिपॉजिट हो रहा है 65.3 ग्राम। हमने जो चार्ज सप्लाई किया था वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1295.6 कूलम का चार्ज दिया था। तो अब तो सिंपल यूनिटरी मेथड से हमने कैलकुलेट कर लिया। 96500 इंटू 2 इंटू 1295.6, ठीक है, इतने ग्राम। अब इतने को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? इतने को सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.438 ग्राम जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप कंसिस्टेंट बने रहिए। बस ध्यान से वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो हेल्प लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता भी सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए बोर्ड रिलेटेड अगर हम बात करें। वैसे हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहे हैं। पढ़ते रहिए, आपको ज़रूर हेल्प लगेगी इससे। तो अब हम आते हैं अगला सवाल की तरफ। इसके एक्चुअली में 4-5 पोर्शन हैं, तो हम एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन टेबल 3.1, जो हम पहले बता चुके हैं। प्रिडिक्ट इफ़ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज़ फिजिबल। अब जैसे यहाँ लिखा, हम एक बार नहीं कई बार बता चुके कि आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की, रिडक्शन की या ऑक्सीडेशन की। तो अगर हम यहाँ पर समराइज़ कर लें, E0 ऑफ हाफ I2 to I नेगेटिव, जिससे 0.541, E0 ऑफ कॉपर +2 to कॉपर, जिनकी ज़रूरत है हम वही लिख रहे हैं, 0.34 वोल्ट। E0 ऑफ हाफ Br2 to Br नेगेटिव, सब रिडक्शन पोटेंशियल हैं, 1.09 वोल्ट। और क्या गिवन है? नहीं गिवन है, लेकिन हमें चाहिए सिल्वर आयन टू सिल्वर, ये वैल्यू है 0.80 वोल्ट, पॉजिटिव है। और E0 ऑफ फेरिक टू फेरस 0.77 वोल्ट। क्या है बे, ये तो हमारा फाउंटेन पेन हो गया जी। ये देखिए, अब क्या करना है आपको। क्वेश्चन में क्या कहते हैं? क्वेश्चन में कहते हैं फेरस आयन और आयोडाइड आयन, फेरिक आयन और आयोडाइड आयन के बीच में रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो फिजिबिलिटी का चेक करने के लिए क्या करना है, अगर हम फेरिक और आयोडाइड को लें तो हमारे पास ये बनेगा फेरस और ये बनेगा I2। हो गई रिएक्शन। फिजिबिलिटी चेक करनी है, कैसे देखें कि फेरिक टू फेरस रिडक्शन हुआ, तो आयोडाइड टू आयोडीन ऑक्सीडेशन होगा। तो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपने क्या लेना है, E0 सेल, जिसको पॉजिटिव आ गया तो आपने वैल्यू रख देनी है कि होगा फिजिबल। नेगेटिव आया तो कह देना है कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अब इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कहाँ है भाई? रिडक्शन पोटेंशियल फेरस टू फेरिक, ये रहा 0.77 वोल्ट, और ये रहा आयोडाइड टू आयोडीन। अब यहाँ ध्यान से देखो तो आपको आयोडीन टू आयोडाइड चाहिए, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, वैल्यू यहाँ से यहाँ की चाहिए, मतलब माइनस हो गया। तो हम लिख देंगे माइनस ऑफ 0.541। तो हमने एक्चुअली में ये लिखा E0 OP और ये लिखा हमने E0 RP, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर हम इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को समराइज़ करें, सॉल्व करें, तो 0.23 वोल्ट आएगा। तो ये रिएक्शन हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो फिजिबल है। इसी तरीके से आपको बाकी भी सॉल्व कर लेने हैं। अब दूसरा क्या दिया है आपको, सिल्वर आयन और कॉपर की रिएक्शन। तो नेचुरली ये बनेगा सिल्वर मेटल एंड क्यूप्रिक आयन, ठीक है। और चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये पार्ट से ये पार्ट रिडक्शन और ये पार्ट से ये पार्ट ऑक्सीडेशन। आपको यहाँ पर अब भाग जाना है इधर। तो आपको जो दिया है वो दिया है E0 ऑफ
Cu प्लस 2 टू Cu 0.34 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन बताता है ये तो है Rp, लेकिन क्वेश्चन कहता है वो तो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो यानी ये रिएक्शन हो रही है, तो 0.34 वोल्ट ही होगा, लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, OP। और सिल्वर आयन टू सिल्वर, सिल्वर आयन टू सिल्वर, ये हो गया Rp। तो अब अगर हम यहाँ E नॉट सेल निकालते हैं तो E नॉट सेल हो जाएगा फिर से E नॉट ऑफ OP प्लस E नॉट ऑफ Rp। वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई OP की हमारे पास 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब आंसर कितना आया इसमें, 0.46 वोल्ट। पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, रिएक्शन फिजिबल। आपको हमने पहले भी बता चुके हैं कि चाहे तो आप E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड भी लिख सकते हैं, लेकिन उस समय रिडक्शन पोटेंशियल ही होनी चाहिए। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड, कैथोड जिस पर रिडक्शन हो रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.80 माइनस एनोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रहा ऑक्सीडेशन, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये रहा 0.34। आंसर में कोई चेंज नहीं है, बस वैल्यू रखनी आनी चाहिए, वही हम सिखा रहे हैं आपको। चलें अब नेक्स्ट पेज पर आएँ, अब वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। ठीक, अब कहता है नेक्स्ट थर्ड पार्ट। आप प्रीवियस स्लाइड देखकर बता सकते हैं कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए। जैसे आयोडाइड की थी वैसे ही ब्रोमाइड की होगी। ये फेरिक से फेरस बन जाएगा और ब्रोमाइड से ब्रोमीन बन जाएगा। अब यहाँ से यहाँ रिडक्शन और इधर से इधर ऑक्सीडेशन। तो अगर आपको E नॉट सेल चाहिए विच इज इक्वल टू E नॉट ऑफ OP प्लस E नॉट ऑफ RP। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ब्रोमाइड टू ब्रोमीन, ब्रोमाइड टू ब्रोमीन वो होता है माइनस 1.09 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल फेरिक टू फेरस, फेरिक टू फेरस, ये हो गया प्लस 0.77 वोल्ट। नेचुरली आंसर आएगा आपके पास नेगेटिव में 0.32 वोल्ट। फिजिबल और नॉन फिजिबल, ये फिजिबल नहीं है, नॉन फिजिबल। बस ऐसे ही अब आपको समझ आ चुका होगा कि हमने कैसे सॉल्व करना है। अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, सिल्वर सॉलिड प्लस फेरिक। तो सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाएगा सिल्वर आयन में, फेरिक रिड्यूस हो जाएगा फेरस में। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन और इधर से इधर क्या गया, रिडक्शन। E नॉट सेल, हाँ जी, तो E नॉट सेल, ऐसी आवाज़ हम जानबूझ के कर लेते हैं। हाँ, बोर हो जाते हैं ना आप लोग, तो थोड़ा सा साउंड में वाइब्रेशन फ्लक्चुएशन ज़रूरी है। तो E नॉट सेल फिर से E नॉट ऑफ OP प्लस E नॉट ऑफ RP, और ये हो गया 0.77 माइनस 0.8 वोल्ट। आंसर कितना बन गया 0.03, वो भी नेगेटिव में, और नेगेटिव में बना तो रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे, नॉन फिजिबल। दिमाग में भेजा में घुस रहा है ना। अब लास्ट पार्ट आया कि ये रहा ब्रोमीन प्लस फेरस। अब ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनेगा। अगर आप थर्ड रिएक्शन को यहाँ पर देख लें, थर्ड रिएक्शन को, उसका रिवर्स ही लिखेंगे अब हम यहाँ। ब्रोमीन गेट रिड्यूस्ड इनटू ब्रोमाइड एंड फेरस गेट ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक, यानी रिएक्शन थर्ड का बिल्कुल रिवर्स है। और अगर थर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर से इधर नॉन फिजिबल था, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आंसर पॉजिटिव 0.32 होगा और रिएक्शन कैसा हो जाएगा, फिजिबल। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को निकालते हैं। अब नेचुरली E नॉट OP प्लस E नॉट RP इज इक्वल टू E नॉट सेल, और E नॉट सेल अब तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये रिडक्शन में चला गया, ये रिडक्शन में चला गया और ये ऑक्सीडेशन में चला गया। इधर ये ऑक्सीडेशन में, यानी साइन रिवर्स हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा 1.09 माइनस 0.77 प्लस 0.32 वोल्ट। आंसर पॉजिटिव फिजिबल प्रोसेस हो गया। समझ आया? दिमाग में गया कुछ? पक्का? वेरी गुड। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। 4 हैं ये, ऑल्दो तो हम ये ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जब हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में थे तब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते चले जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। डोंट फॉरगेट सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के बारे में नहीं भूलना, क्योंकि अब यहाँ जो मेटल आयन है वही इलेक्ट्रोड भी है। तो अब आपके पास अगर हम डायग्राम यहाँ बना लें तो ऐसा एक डायग्राम एक बार तो फिर से बनाएंगे ही। हमारा तो बेसिक उद्देश्य है कि आप समझें चीज़ों को, ठीक है? समझ आ रहा है? हाँ। और ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रोड, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रोड। और सॉल्यूशन में क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन में भरा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट। मतलब हो गया यहाँ पर AgNO3, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, ये भी सिल्वर मेटल का बना है और ये भी सिल्वर मेटल का बना है। तो Ag प्लस NO3 नेगेटिव, और वाटर भी है यहाँ तो, ठीक है। समझ आ रहा है इतना पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कैथोड पर जो नेगेटिव प्लेट है उस पर क्या रिएक्शन होगी। यहाँ पर है सिल्वर आयन सॉल्यूशन में, तो सिल्वर आयन हो गया Ag प्लस, इलेक्ट्रॉन लेगा और सिल्वर मेटल में बदल जाएगा, जिसका E0 Rp दिया है आपको 0.80 वोल्ट। साथ ही साथ वाटर भी है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा H2 प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, ठीक है। समझ आ रहा है इतना? ये रहा, और ये +1 से 0 में आ गया, और इसका E0 Rp था हमारे पास -0.83 वोल्ट। आप अपने पुराने नोट्स देख लीजिए। अगर हम H प्लस आयन लेकर भी चल जाएं तो भी H2 आएगा, हाफ H2, और E0 Rp की वैल्यू कितनी आएगी? 0.0 वोल्ट। और ये वैल्यू बड़ी है पॉजिटिव में, ये वैल्यू फिजिबल नहीं है, यानी कैथोड पर ये रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड पर ये रिएक्शन हो जानी है। अब बात करते हैं कैथोड। तो कैथोड हमारे पास यहाँ है सिल्वर आयन, और सिल्वर आयन इस प्लेट पर जाएगा और डिपॉजिट होने लगेगा। अब बात आती है हमारे पास एनोड की। एनोड पर क्या पॉसिबिलिटी है? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो है या तो NO3 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाए NO3 में प्लस इलेक्ट्रॉन, फिजिबल नहीं है। अब अगर हम वाटर को ले लें और ये बदल जाए किसमें? इलेक्ट्रॉन लूज करना है, O2 + 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका ओवर पोटेंशियल आपको याद होगा E0 OP की वैल्यू थी -1.23 वोल्ट, ओवर पोटेंशियल से हो जाता था 1.48 वोल्ट। और अब सिल्वर जो इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इनर्ट नहीं है, Ag प्लस आयन में आएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसका E0 OP हमारे पास यहाँ से आ जाएगा सॉरी, और वो वैल्यू आएगी -0.80 वोल्ट। देख सकते हैं कि ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है, ना ये फिजिबल है ना ये फिजिबल है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी कौन सी? कैथोड की।
तो ओवरऑल क्या होगा, जैसा हमने कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ लेकर किया था, सिल्वर आयन सॉल्यूशन से डिपॉजिट होते रहेंगे और सॉल्यूशन के अंदर एनोड से सिल्वर आयन सॉल्यूशन में आते रहेंगे। ये रिएक्शन होगी, सॉल्यूशन से डिपॉजिट होंगे और सॉल्यूशन में आते रहेंगे। एनोड और कैथोड की रिएक्शन हमने यहाँ लिख डाली। नेक्स्ट आते हैं अब हम एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब अगर हम यहाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लें तो कैथोड की रिएक्शन तो फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रीवियस देखें तो एनोड पर सिल्वर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था क्योंकि ये इनर्ट नहीं था, जो मेटल आयन सॉल्यूशन में थे वही मेटल का इलेक्ट्रोड था। लेकिन इस बार प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, तो आपके पास Eg प्लस आयन है प्लस नाइट्रेट आयन है एंड द वाटर है। अब हम कैथोड पर जाएं तो कैथोड पर क्योंकि ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कैथोड पर होता है हमारा रिडक्शन। अब रिडक्शन होगा तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है सिल्वर आयन गेन द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू सिल्वर मेटल, वाटर नहीं जाएगा। और एनोड पर अब प्रीवियस को ही देखें तो ये रिएक्शन तो भूल जाइए, ये तो रिएक्शन है हमारे पास, तो इसमें से वाटर जाएगा हमारे पास। और अब अगर हम एनोड लेते हैं तो एनोड हो गया 2H2O, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और बदल जाएगा O2 प्लस 4H प्लस, ऑक्सीजन ओवर पोटेंशियल 4 इलेक्ट्रॉन, और E0 OP की वैल्यू -1.23 वोल्ट। ये रिएक्शन फिजिबल होगी। तो एनोड और कैथोड की हमने रिएक्शन यहाँ लिख दी। ऑक्सीजन विल जनरेट, ऑक्सीजन जनरेट होगा, राइट। अगर हम चार्ज को बैलेंस करने पर आए तो यहाँ आपको इंटू 4 करना पड़ेगा, तब जाकर चार्ज भी बैलेंस हो जाएंगे। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इस बार भी इलेक्ट्रोड हमारे कैसे हैं, प्लैटिनम के हैं, और प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं हम फिर से कैथोड की। कैथोड जहाँ रिडक्शन होना है, और H प्लस आयन ऑफ H2SO4 गेन द 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू H2 गैस। आप चाहें E0 Rp ये ले लें या वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, बट वाटर से पहले ये चला जाएगा, अवेलेबल है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन देखें तो S2O, एनोड पर देखें तो हमारे पास होगा SO4 2 नेगेटिव, that will converted into S2O8 2 negative. Welcome to the channel Chemistry Wale sir. You can download the app from App Store or Play Store. Negative plus 2 electrons, और इसका E0 OP की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट आती है माइनस में। और हमारे पास वाटर भी है, और वाटर कन्वर्ट होगा O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका E0 OP कितना आता है, ओवर पोटेंशियल के साथ भी देख लें तो -1.48, अदरवाइज ये वैल्यू -1.48 वोल्ट। इन दो में से किसी को भी इसके साथ कंपेयर करें तो हमारी कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, ये रिएक्शन फिजिबल होगी, ये नहीं होगी। तो कैथोड पर आपको हाइड्रोजन मिलेगी और एनोड पर आपको ऑक्सीजन मिलती जाएगी, और नए H प्लस आयन जनरेट होते रहेंगे। ठीक बा, बूझ ले, सब बन रहा है ना दिमाग में भी और कॉपी में भी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड ऑन द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। फिर से हमारे पास क्या आ गया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आ गए। रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आपके पास क्यूप्रिक आयन है, क्लोराइड आयन है और जल है, पानी है, ठीक है, मंचनिल्लू, प्योर वाटर, ठीक। तो अब हमें देखना है क्या क्या रिएक्शन होंगी। तो भैया जी चलते हैं कैथोड पर, कैथोड की तरफ भागते हैं। कैथोड जहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन होगा, वहाँ पर जा सकते हैं आप। कॉपर आयन को लेकर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे उसको, और ये कॉपर मेटल में डिपॉजिट होगा। इसका E0 Rp इज
बाद में पहुंच रहा है। अच्छा जी, 0.34 वोल्ट। और जो वाटर है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्टेड हो जाएगा H2 + 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। इसका E0 RP कितना आता है? -0.83 वोल्ट। पहचान गए ना, ये रिएक्शन फिजिबल है और ये फिजिबल नहीं है कैथोड पर। बहुत मेहनत से आपको बताया था, आपने अगर ठीक से याद किया होगा तो ज़रूर आप आंसर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोराइड की। किसकी बात करेंगे अब हम? क्लोराइड एंड वाटर की। तो अगर हम यहाँ पर क्लोराइड और वाटर को यूज़ करें तो क्लोराइड से क्या बनाएंगे हम? क्लोरीन बनाएंगे। और क्लोराइड से क्लोरीन बनेगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तब उसका पोटेंशियल क्या होगा। चलिए, तो अब हम एनोड पर जाते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन होगा। क्लोराइड से क्लोरीन बनाना है आपने, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है। और जब हम क्लोराइड से क्लोरीन की फॉर्मेशन करा देते हैं तो ये वैल्यू E0 OP की वैल्यू आती है -1.36 वोल्ट। यही पर्टिकुलर एग्जाम्पल टाइप में हमने डिस्कस किया था। और वाटर अगर हम लें और वाटर बना दे O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका E0 OP तो ऐसे तो -1.23 वोल्ट होता है, लेकिन हम कई बार बता चुके हैं इसको हमें ओवर पोटेंशियल के साथ यूज़ करना होगा। तो अब हम देखें तो ये रिएक्शन फिजिबल है और ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो क्लोरीन आपको मिलेगी एनोड पर और कैथोड पर कॉपर मेटल डिपॉजिट होता जाएगा। दिमाग में जा रहा है ना? सब समझ आ रहा है ना? बढ़िया लग रहा है ना? तो LSS क्यों नहीं करते हो? लाइक शेयर सब्सक्राइब। जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हमें और आपको, भाई हम देखो कोई ऐसा ये नहीं बोलते हैं कि आपको हमें फ़ायदा नहीं है, हमें भी फ़ायदा है। और जब तक हमें फ़ायदा है आपको भी फ़ायदा होता रहेगा, आपको फ़ायदा है तो हमें फ़ायदा होता रहेगा। तो एनर्जी के फोटोन्स बंडल्स हमारे ऊपर ऐसे ही डालते रहिए, हम एक्साइट होकर खूब पढ़ाते रहेंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा सेल्स, वो थियोरेटिकल पार्ट।